Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, after this successful conduction of the NTSC Cracker series, जिसमें हमने 9th और 10th के बहुत सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है ऑफ फिज़िक्स, और जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि ऑन 11th एंड 12th हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम आपको वीडियो देंगे आपको, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सवाल आपके एनटीएससी में कैसे पूछे जाते हैं। बेसिकली जो आपका स्टेज 1 का पेपर होता है, जो आपका स्टेज 1 होता है, द स्टेज 1 पेपर इज बेसिकली ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, मैट एंड सैट। मैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सैट इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी आपका 100 मार्क का होता है, ये भी आपका 100 मार्क का होता है। तो ये टोटल मिलके आपका पूरा पेपर 200 मार्क का होता है। मैथ जो है आपका प्योरली इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल मैथमेटिक्स। जो भी आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स पढ़ी है, ये सब उन पे आपके सवाल होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच ऑफ 1 मार्क। बात आती है सैट की, जो आपका स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें ये 100 नंबर का पेपर होता है, बट इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें सब रहता है। तो इस 100 में आपके 13 मार्क्स का जो होता है, 14 मार्क्स का जो होता है आपका, 14 मार्क्स इज ऑफ फिजिक्स। कभी कभी ये 13 मार्क्स का भी आता है। तो 13 से 14 नंबर का आपका आता है फिजिक्स। नाउ स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है आपका। तो इसमें कई सारे स्टेट अपना पेपर कराते हैं अपने अपने लेवल पे। इस वीडियो में हर जोन को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो कॉमन क्वेश्चंस थे जोन के, हमने वो निकाले हैं एंड हमने कुछ स्पेसिफिक जोन्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको देते हैं कि सवाल कैसे आपके एनटीएससी में आते हैं। और हम यहाँ पे 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके दिल्ली जोन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कहता है कि अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस of more than 40 centimeter. He is advised to use lens of power. तो बेसिकली यहाँ पे जो इसको प्रॉब्लम है, यहाँ पे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मतलब इसको नियर साइटेडनेस है, मतलब दूर का दिखाई इसको नहीं दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी है और जो आपकी इमेज डिस्टेंस है वो -40 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आपके सामने बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो इमेज आपकी फोकस पे ही बनती है। सो इन दिस केस द फोकल लेंथ इज 40 -40 सेंटीमीटर। और पावर क्या होता है, 100/f पर सेंटीमीटर, पर मीटर, इस पर मीटर। तो 100/-40, तो P आपका बन जाएगा -2.5 D डायप्टर या मीटर इनवर्स। तो आपका आंसर है -2.5 डायप्टर। तो इसमें ट्रिक क्या है, फॉर मायोपिया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो जो भी आपकी इमेज डिस्टेंस होगी वही आपकी फोकल लेंथ होती है आपकी। मूविंग टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यहाँ पे आपको दिया है एक प्लेन मिरर। यहाँ पे इन्होंने आपको दिया है एक प्लेन मिरर और बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर को अप्रोच कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। पूछता है जो इमेज है उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में क्या होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स अप्रोच ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरी स्पीड जो होती है वो क्या होती है। जैसे मान लो इसकी एक स्पीड x है, तो इसने सवाल में पूछा है
सवाल है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसने पूछा है कि जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऑपोजिट अप्रोच करते हैं तो इसको क्या होगा, ये इसकी स्पीड आने की, सपोज x है, दैट विल 4 प्लस एक्स। सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स अप्रोच ऑपोजिट टू ईच अदर हमारी स्पीड ऐड हो जाती हैं। तो जो हमारी स्पीड, मान लो ये स्पीड u है, और अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में ये होता है कि जितनी दूरी पे आपकी इमेज ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे आपका इमेज बनता है। तो u इज इक्वल टू वी होता है। तो जितनी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच कर रहा है उतनी ही स्पीड से आपका इमेज मिरर को अप्रोच करेगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज अप्रोचेस विथ 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑपोजिट अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पे स्पीड हमारी ऐड हो जाती है हमारी। इसको ध्यान रखिएगा। सो व्हेन थिंग्स अप्रोच ऑपोजिट ईच अदर हम यहाँ पे स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो 8 मीटर्स पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट कुछ ऐसा बना है यहाँ पे। ये आपका एमीटर है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है और यहाँ पे R ओम है। कहता है एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है। तो पूछता है कि इस R रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर बनाया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले आइए निकालते हैं R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पहले हमारा 3 और 6 आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट क्या होगा। सपोज R डैश है तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, दैट इज 18/9, 2 ओम। और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, R डैश प्लस 2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस R। मतलब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू 2 प्लस R है, यहाँ पे एक एमीटर है और यहाँ पे एक बैटरी है और इसकी रीडिंग 2 एम्पियर है। नाउ वी विल यूज V इज इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ। V हमारा 6 वोल्ट है, I हमारा 2 है और R इक्विवेलेंट क्या है, 2 प्लस R है। तो 2 प्लस R क्या बन जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो 2 प्लस R बन गया 3, तो R का वैल्यू बन जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 1 ओम। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन आपके 2019 में आए हुए सवाल हैं आपके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और उसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा उसकी नेगेटिव होती है आपकी। फिर कहता है कि इमेज जो बन रही है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और बोलता है मैग्निफिकेशन 2 है। जब इमेज वर्चुअल होगी तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगी, तो जो m का वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वैल्यू यहाँ पे इसकी 2 दी हुई है। पूछा गया है कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। m आपको दिया है +2 और मिरर के लिए m होता है माइनस ऑफ v/u। तो v क्या बन जाएगा, -2u। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो -1/2u प्लस 1/u और f कितना है, -1/15। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम बन जाएगा 2u, तो ये बन जाएगा -1 + 2 इज इक्वल टू -1/15 बन जाएगा आपका ये। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें या इसको एलसीएम न लेके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -u प्लस 2u अपॉन 2u स्क्वायर इज इक्वल टू -1/15। तो ऊपर बन जाएगा u अपॉन
2u² इज इक्वल टू -1/15। तो u और u कैंसिल हो गया, तो 1/2u कितना आ गया, 1/15। तो 2u बन गया -15, तो u का वैल्यू बन जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। So the object distance in this case is -7.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे v पूछता है तो v का वैल्यू क्या है, -2u है, तो v बन जाएगा -2u, दैट इज -15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया ये। मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि an electron move with velocity v in a uniform magnetic field b यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। तो पूछता है द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन दिया है ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, जीरो इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, जीरो इफ v इज पैरेलल टू b। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये हमारी फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइन जा रही है हमारी, और यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, मतलब ये होता है कि फील्ड लाइंस आपस में होती हैं पैरेलल और होती हैं इक्विडिस्टेंट। सपोज एक चार्ज पार्टिकल मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया v स्पीड से, जो फील्ड से कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसके ऊपर, इसका फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। अब इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1 कहता है ऑलवेज जीरो, तो ऑलवेज जीरो तो नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा। सो दिस फोर्स विल नॉट ऑलवेज बी जीरो, तो ऑप्शन ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है नेवर जीरो, तो नेवर जीरो भी नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा एक किसी एंगल पे जीरो होता है, तो कभी ना कभी आपका फोर्स जीरो होगा। तो ऑलवेज जीरो तो गलत है, बट कभी कभी जीरो होगा, तो नेवर जीरो भी गलत है। सी कहता है कि अगर v मेरा v परपेंडिकुलर है b के, मतलब थीटा 90 है और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो फोर्स कितना बन जाएगा, QVB। मतलब साइन 90 पे भी आपका फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर v b के पैरेलल है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना हो गया, 0, तब उस केस में आपका फोर्स 0 बन जाएगा। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है 0 इफ v इज पैरेलल टू b, यह आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था वो ये है, इस पे बेस हम सवाल आगे अप्रोच कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसमें सवाल में आपको एक सर्किट दिया है यहाँ पे, जिसमें हमको इस वोल्टमीटर का वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, और हमको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इसका ड्रॉप होगा 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5 वोल्ट है तो ये पैरेलल है, ये भी 5 वोल्ट होगा। तो इस 10 वोल्ट का 5 वोल्ट यहाँ अपीयर हो गया इसके अक्रॉस, तो जो बचा हुआ 5 वोल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज इसमें करंट I है, तो I का वैल्यू क्या होगा, V/R, तो I बन जाएगा V कितना है, 5 वोल्ट है अपॉन 50, दैट इज 0.1 एम्पियर। अब यही करंट यहाँ I भी आ रहा होगा, क्योंकि ये करंट सीरीज में है ये, तो जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ पे होगा। अब यही करंट यहाँ ऊपर इसमें आपका डिवाइड हो रहा होगा आपका। अब हमको निकालना है कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो ये आपका कितना बन जाएगा, आपका ये हम इसको लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, इंटू I, और सपोज इसका रेजिस्टेंस कुछ हमने R मान लिया, तो
क्या हो जाएगा, 100 और आर पैरेलल हैं तो 100R अपॉन 100 प्लस आर, और आई हमारा कितना 0.1 आया है, तो 5 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 100R अपॉन 100 प्लस आर। तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 100R अपॉन 100 प्लस आर बन जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 2 बन जाएगा। तो 100 प्लस आर इज इक्वल टू 2R, तो आर बन जाएगा 100 ओम। सो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका 100 ओम आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू इसके। तो ये तो हमारा हो गया दिल्ली रीजन। अब आइए हम एक रीजन और देखते हैं। सपोज नाउ लेट अस मूव टू उत्तर प्रदेश रीजन। तो इसका जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, आइए उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन इसके बड़े आसान से सवाल आपको दिए हुए हैं। इसमें एक सवाल दिया है कि N1 मीडियम दिया है आपको 3/2 और N2 मीडियम दिया है 4/3। वो कहता है एक लाइट रे N1 से N2 मीडियम जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल पूछा गया है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सपोज ये मीडियम N1 है, ये N2 है, लाइट आई और रिफ्रैक्शन के बाद ये इसके बन जाएगी पैरेलल, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री होगा आपका। सपोज ये एंगल IC है, तो क्या लिखोगे, N1 इंटू साइन IC इज इक्वल टू N2 इंटू साइन 90। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ। N1 3/2 है, साइन IC आपको पता नहीं है, N2 आपका 4/3 और साइन 90 1 होता है। सो 3/2 साइन IC इज इक्वल टू 4/3। तो साइन IC क्या बन जाएगा, 8/9। सो IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। ये आपका आंसर हो गया आपका। सो IC इज योर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस के पैरेलल बन जाती है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है आपका। अगला सवाल देखते हैं इसमें आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये कुछ एक प्रिज्म बना के दिया है। तो प्रिज्म का सामने फ्रंट फेस बना के दिया है इन्होंने यहाँ पे, और बोला है कि यहाँ पे एक लाइट रे जा रही है ऐसे, यहाँ बनाया है नॉर्मल, फिर लाइट रिफ्रैक्ट कर गई, फिर यहाँ बनाया नॉर्मल और लाइट बाहर निकल आई। फिर इस लाइट रे को आगे खींचा है, इसको पीछे लेके आए हैं, और यहाँ पे लिखा है D। तो पूछता है व्हाट इज D। तो यहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट रे होती है, ये अंदर रिफ्रैक्ट की, और ये इमर्जेंट रे है। अब अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकल गई होती, बट प्रिज्म की वजह से लाइट रे मेरी ये जा रही है। तो लाइट रे ऐसे जाना चाह रही थी, बट लाइट रे अब आपके ऐसे जा रही है। तो देखिए ये इतना एंगल अपने पाथ से डिविएट कर गई है। सो दिस एंगल D इज एंगल ऑफ डिविएशन। ये आपका आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि इसने बोला है कि यहाँ पे पावर आपकी दी है 1 डायप्टर, एंड व्हाट इज 1 डायप्टर। 1 डायप्टर इज बेसिकली, भाई पावर होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो अगर पावर 1 डायप्टर है तो 1/f इन मीटर, मतलब 1 डायप्टर कब होगा ये, इसको अगर हम 1 डायप्टर निकालें तो अगर मेरा फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर क्या बन जाएगा, 1/1 मीटर इनवर्स। सो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो जब भी पावर हम निकालते हैं डायप्टर में, हमेशा हमको फोकल लेंथ मीटर में पुट करनी होती है, ना कि सेंटीमीटर में। अगला सवाल कहता है, पूछता है द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज। तो जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है ना, उसमें कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होती आपकी उसमें अंदर। तो जो उसकी फोकल लेंथ होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है, कितनी होती है आपकी, फोकल लेंथ इज इन्फानाइट। तो पावर क्या होगा, 1/f होता है, तो 1/इन्फानाइट इज 0। तो एक प्लेन मिरर की पावर जो होती है वो
0 होती है। तो जो आपके सन ग्लासेस होते हैं उसमें हम 0 पावर के हम लेंस यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें आपका कहता है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। फिर कहता है जो नई लेंथ है उसको हमने डबल कर दिया है और जो नया एरिया है उसको हमने इनिशियल का आधा कर दिया है। पूछता है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो आपकी होती है रेजिस्टिविटी। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल डैश बाई ए डैश। हमने रो इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि हमारा वायर वही है। वायर जब तक चेंज नहीं करोगे, जब तक मटेरियल चेंज नहीं करोगे, आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी आपकी। सो आर डैश क्या बन जाएगा, रो एल डैश क्या है 2L, ए डैश क्या है A बाई 2। तो आर डैश क्या बन जाएगा 4 टाइम्स रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए आपको दिया है 4 ओम। तो 4 इंटू 4, तो आर डैश बन जाएगा आपका 16 ओम बन जाएगा आपका आंसर। आर डैश इज योर 16 ओम। तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है जब हमने लेंथ को डबल किया है और एरिया हमने आधा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउस होल्ड सर्किट्स में, जो हमारी कंट्री में है, इन आवर हाउस होल्ड सर्किट्स सप्लाई किस तरह की आती है हमारी। सो फॉर इंडिया आपका सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे होती है आपकी। एंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो आपकी सप्लाई होती हैं दैट इज 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। अब ऑप्शन में एक्चुअली दोनों आपके वैल्यूज दी हुई हैं। सो सिंस योर पेपर इज एट नेशनल लेवल, तो यू हैव टू स्टिक टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कंट्री। तो हमारे इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ना कि ये होगा। अगर यही पेपर अगर आप अमेरिका में दे रहे होते तब आप ये ऑप्शन क्लिक करते, क्योंकि आप फिर वहाँ के स्टैंडर्ड को चलोगे। बट सिंस यू आर लिविंग इन योर कंट्री, इन योर नेशन, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कंट्री। तो आपका जो आंसर होगा वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपका आंसर सही होगा आपका। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय, तो पावर यहाँ पे एक बल्ब का दिया है 100 वॉट, और बोलता है टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो आपको दिया है वो 1 किलोवाट आवर दिया हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम क्या बन जाएगा, एनर्जी अपॉन पावर। तो एनर्जी कितना दिया है 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और पावर कितनी है 100 वॉट। तो 1 किलोवाट क्या होगा 1000 वॉट इंटू 1 आवर अपॉन 100 वॉट। तो 100 को इससे कैंसिल कर दो, तो टाइम आपका बन जाएगा 10 आवर बन जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपको ये, आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आपको आई होगी वीडियो। एंड हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हमने टच बेस किया है ताकि आपको एनटीएससी में आने वाले सवालों को एक फील मिल जाए। बाकी बचता है हमारे पास 12 दिसंबर जो हमारा कल का वीडियो हमारा होगा, तो उसमें हम डिटेल में हम और भी पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे रीजन अभी हमारे छूट गए हैं। वी विल टेक अप ऑल दोज रीजन्स विच आर बीइंग लेफ्ट। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम सारे सवालों को हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। आज हमने उन सवालों को लिया है जो लगभग मतलब घूम फिर के सवाल आपके यही आते हैं आपके एनटीएससी में। अब जो हम सवाल करेंगे आगे वो कुछ ऐसे ही आपके सवाल होंगे, बस थोड़ा उसमें डेटा चेंज होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। बट यहाँ पे मैंने आपको हर वो सवाल कवर कर लिए हैं जो आपके एनटीएससी वगैरह में आपके आते हैं। एंड टुडे आई हैव टेकन द 10th लेवल क्वेश्चन। अब कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम 9th और 10th दोनों को मिला के आपको सवाल कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ताकि आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, स्टे हार्ड, एंड कुछ दिन बचे हैं। कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एनटीएससी एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।